सुप्रभातम। पिछले क्लास में हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। सूत्र वाइज हम लोग पढ़े थे, सूत्रों के अनुसार। तो ऐसे आप यदि हिंदी में भी आपको उच्चारण स्थान पढ़ना है, संस्कृत में भी पढ़ना है, तो वैसे आपको याद करना पड़ेगा कि सब इस वर्ण का उच्चारण स्थान ये है, इसका ये है। लेकिन यदि हम आगे जो संस्कृत में दिया है कि यदि सूत्रों के अनुसार याद करेंगे, जैसे आकुह विसर्जन या नामकरण, सूत्रों के अनुसार याद करेंगे तो सूत्र यदि याद रहेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो है एकदम आप बिल्कुल सही समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, और फिर एक भी 1% भी गलती की संभावना नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि प्रकरण। संधि से पहले भी आप लोगों ने संधि पढ़ा होगा, क्योंकि संधि तो 6 से या 5 से ही पढ़ना है। तो आज हम लोग वही संधि प्रकरण करेंगे। तो सबसे पहले संधि का मतलब क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। किसी भी शब्द का यदि अर्थ जान लेंगे तो उसको समझने में, बताने में सुविधा होती है। तो सबसे पहले बताइए कि संधि का मतलब क्या है। संधि का मतलब होता है जोड़ना या मिल जाना। जैसे पहले आप लोगों ने कहानियों में सुना होगा, दो राजाओं के बीच युद्ध हो रहा था, फिर उनमें संधि हो गई। संधि हो गई मतलब दोनों मिल गए, दोनों जुड़ गए। तो वैसे ही यहाँ हमें संधि का मतलब, यहाँ हमें किसकी संधि पढ़नी है, वर्णों की संधि। वर्णों की संधि का मतलब वर्णों को जोड़ना। तो संधि की परिभाषा ही यही है कि दो वर्णों के अत्यंत सामीप्य के कारण, दो वर्ण जब एकदम अत्यंत समीप होते हैं एक दूसरे के, यानी उनके बीच में और कोई वर्ण नहीं आता, तो उसके कारण जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी परिवर्तन, उसी को संधि कहते हैं। क्लियर है। परिभाषा आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, आप पहले समझ लीजिए अच्छी तरह। संधि का मतलब क्या हुआ, दो वर्णों के अतिशय सामीप्य के कारण। यहाँ अतिशय सामीप्य का मतलब है कि उन दो वर्णों के बीच में कोई और वर्ण नहीं आना चाहिए। तो दो वर्ण जब एकदम अत्यंत समीप हो, यानी उनके बीच में और कोई वर्ण नहीं हो, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात उनमें जो परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे है सूर्य। तो सूर्य अंत में क्या है, अ, और प्लस उदय। उदय में क्या है, उ। पहले वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही दोनों एकदम पास है ना, सूर्य प्लस उदय। तो इधर का अ, सूर्य का अ और उदय का उ, अ और उ एकदम अत्यंत निकट है, तो अ उ मिलके ओ हो जाता है। तो अ उ मिलके जो ओ हुआ, वही इसी को संधि कहते हैं। इसी को परिभाषा में बताया कि अत्यंत सामीप्य के कारण, यानी सूर्य का अ और उदय का उ अत्यंत समीप है, उनके मिलने से क्या हो जाता है, विकार हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, अ उ मिलके ओ हो जाता है। तो इसी को हम संधि कहते हैं, है ना। और यहाँ अ उ दोनों क्या है, अ उ दोनों ही स्वर है, तो इसीलिए यहाँ इसको हम स्वर संधि के अंतर्गत लाते हैं। अब ये जो संधि है, दो वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं तो जो परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहते हैं। तो यह संधि भी एक ही नहीं है। जैसे वर्ण अनेक हैं, स्पर्श वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है, अनेक वर्ण है ना, वर्णों में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वर्णों के ही आधार पर संधि के भेद हैं। तो सबसे पहला भेद करते हैं स्वर वर्ण, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। संधि के 3 भेद। संधि के सबसे पहले संधि के मुख्यतः 3 भेद हो जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या है, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं, जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं, उनमें अतिशय सामीप्य होता है, तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं स्वर संधि। जैसे देव प्लस आलय,
सूर्य प्लस उदय भी जो हमने अभी बताया था वो भी, उसमें क्या है अ उ जुड़ा है। यहाँ देव प्लस आलय ओ और आ जुड़ा है, दोनों ही स्वर है, तो यह हो गया स्वर संधि। वैसे ही दूसरा आता है, स्वर संधि के बाद आ गया व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या है, जब व्यंजन वर्ण स्वर या व्यंजन से मिलते हैं। स्वर संधि में क्या था कि दोनों स्वर वर्ण मिलते हैं। व्यंजन संधि में क्या है कि जब व्यंजन वर्ण स्वर या व्यंजन से मिलते हैं तब उसको कहते हैं व्यंजन संधि, है ना। जैसे आप कोई भी व्यंजन का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे उत्ज्योरलेखः, उल्लेखः। उत्ज्योरलेखः, उत तो अंत में क्या है तो क्या है, तो व्यंजन है। और लेखा में अंत क्या है, ल है, ल प्लस ए हुआ तो ल है, तो त और ल जुड़ा तो बन गया उल्लेखः। तो यहाँ त और ल दोनों क्या है, दोनों व्यंजन है। तो जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तब होता है व्यंजन संधि, है ना। और उसके बाद जब विसर्ग से स्वर या व्यंजन मिलते हैं, जब विसर्ग से स्वर या व्यंजन मिलते हैं तब उसको कहते हैं जैसे विसर्ग संधि। पहले में क्या था, जब स्वर से स्वर मिले तो स्वर संधि, जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन मिले तो व्यंजन संधि, और जब विसर्ग से स्वर या व्यंजन मिलते हैं तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस हरः, मनोहरः, मनः प्लस हरः, मनोहरः। तो यहाँ क्या है, मनः विसर्ग है, उसके बाद क्या है, व्यंजन है। तो मैंने विसर्ग से जब स्वर या व्यंजन जुड़ता है तो यहाँ क्या हो जाता है, विसर्ग संधि। तो इस तरह से विसर्ग क्लियर है कि संधि मैंने जोड़ना। और संधि कितने हो गए, 3 तरह के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो स्वर संधि, जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन जुड़ते हैं तो व्यंजन संधि, और जब विसर्ग से स्वर या व्यंजन जुड़ते हैं तो विसर्ग संधि कहते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्वर संधि। अब स्वर संधि में आते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि तो जो जैसा कि मैंने अब आपको पहले ही बताया कि जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं स्वर संधि। लेकिन क्या स्वर एक दो ही है, हमने अभी क्या पढ़ा था, अ से लेके औ तक 13 स्वर है, पढ़ा था ना हम लोगों ने। अ से औ तक 13 स्वर पढ़ा था ना। अम और अह को हमने कहा था कि अयोवा है, लेकिन अ से औ तक तो 13 स्वर हम लोगों ने पढ़ा था, 13 स्वर और 33 व्यंजन। तो 13 स्वर है, तो 13 स्वर में कभी कोई दो स्वर जुड़ सकते हैं, कोई दो स्वर जुड़ सकते हैं, मैंने कई सीक्वेंस बन सकता है ना। अ उ मिलके बन गया, अ ई जुड़ा, अ ए जुड़ा, अ आ जुड़ा, अ उ जुड़ा, कई जुड़ सकते हैं। इन सब के आधार पर पाणिनि ने, ताकि इन सब का समावेश हो जाए, पाणिनि ने स्वर संधि को 5 भागों में बांटा है ना। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। संधि को 5 भागों में बांटा है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यानी स्वर संधि के ये 5 भेद हो गए। अब स्वर संधि के इन 5 भेदों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में है, पाणिनि ने सब चीज को सूत्रों से बताया और उनके सूत्र में ही सब कुछ निहित है। तो सूत्र में क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के लिए सूत्र आता है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। अब जब मैं आपको प्रत्याहार पढ़ा रही थी, मैंने कहा था कि आपको याद रखना है, यहाँ अक जो है यह प्रत्याहार। अक यानी अ से लेके क तक, यानी कहाँ से कहाँ तक, आई उन री रिक, आई उन री रिक। यानी अक का मतलब क्या हो गया, अ ई उ री री। तो कह रहे हैं कि अकः सवर्णे दीर्घः,
यदि अक के बाद यदि सवर्ण हो, सवर्ण के लिए क्या कहते हैं? सवर्ण के लिए आता है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण, यानी जिनके उच्चारण स्थान समान हो उनको सवर्ण कहते हैं। जैसे प फ उच्चारण स्थान समान है तो प फ को सवर्ण कहेंगे। ओ आ का उच्चारण स्थान समान है तो ओ आ को सवर्ण कहेंगे। ई का उच्चारण स्थान समान है तो ई को सवर्ण कहेंगे। तो कह रहे हैं कि ओ आ ई उ री जो है, जो अक कहे अ ई उ री, तो अक का मतलब अ ई उ री है, मतलब ओ का मतलब यहाँ ओ आ दोनों है। ई का मतलब ई ह्रस्व ई दीर्घ ई दोनों है। उ का मतलब ह्रस्व उ दीर्घ उ दोनों है। री का मतलब री दोनों है और री। तो इन सब के बाद यदि सवर्ण आए तो ओ का सवर्ण ओ आ ही होगा, ई का सवर्ण ई होगा, उ का सवर्ण उ होगा। मतलब क्या हुआ कि यदि ओ आ के बाद ओ आ आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, री के बाद री आए तो दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो जाता है यानी कि ओ आ में दीर्घ क्या है? आ। छोटी ई बड़ी ई में दीर्घ क्या है? बड़ी ई। छोटा उ बड़ा उ में दीर्घ क्या है? बड़ा उ। तो इस तरह से जो जब दो ओ आ सवर्ण अक मिलते हैं, यानी ओ आ के बाद ओ आ आता है, ई के बाद ई आता है, उ के बाद उ आता है तो आ हो जाए। ओ आ के बाद ओ आ आए तो आ हो जाएगा। ई के बाद ई आए तो बड़ी ई हो जाएगा। उ के बाद उ आए तो बड़ा उ हो जाएगा, है ना। अब इसको उदाहरण से देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण लीजिए, जैसे है राम प्लस अनुजः। राम ओ है, फिर अनुजः में भी ओ है, तो ओ मिलके क्या बन गया? क्या सूत्र क्या था? दीर्घ हो जाता है, यानी ओ आ मिलके दीर्घ क्या हो जाएगा? आ। तो ओ आ मिलके आ हो गया तो शब्द क्या बना? रामानुजः। वैसे ही दूसरा उदाहरण लीजिए, रत्न प्लस आकरः। रत्न में ओ है, आकर में आ है, तो ओ आ मिलके क्या बन गया? दीर्घ होना है ना, यानी आ बनेगा, बन गया रत्नाकरः। वैसे ही विद्या प्लस आले, विद्या में भी आ है, आले में भी आ है, आ भी जुड़ेगा तो क्या होगा? दीर्घ होगा, यानी आ ही होगा। उसके बाद वैसे ही दया प्लस अर्णवः, आ और ओ है तो आ ओ मिलके भी आ ही होगा, है ना। तो इस तरह से ओ मिलके भी आ मिलके भी आ ओ मिलके भी आ और ओ आ मिलके भी आ होगा। तो इसी तरह से ई का भी उदाहरण लेंगे। जैसे छोटी मिलके बड़ी ई में कन्वर्ट होगा। जैसे रवि प्लस इंद्रः रवींद्रः, कवि प्लस ईश्वरः कवीश्वरः। वैसे उ का उदाहरण लेंगे। भानु प्लस उदयः, भानु में छोटा उ है, उदय में छोटा उ है, दोनों छोटा उ मिलके बन जाएगा बड़ा उ, भानुदयः। वधु प्लस उत्सवः, वधु में बड़ा उ है, उत्सव में छोटा उ है, उ मिलके बड़ा उ हो गया वधूत्सवः, है ना। तो इस तरह से री का भी जैसे उदाहरण आता है, पितृ प्लस ऋणम, री है मिलके बड़ा री हो जाएगा पितृणम। तो इस तरह से अकः सवर्ण दीर्घः, अक के बाद यदि सवर्ण आए यानी समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण आए, यानी ओ आ के बाद यदि ओ आ आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, री के बाद री आए तो दीर्घ हो जाता है, यानी ओ आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ। तो इस तरह से आप कोई भी बुक निकालिएगा व्याकरण की, उसमें स्वर संधि निकालेंगे, जो आज मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रीडिंग लगाएंगे। और स्वर संधि के 5 भेद, स्वर संधि के पहले मैंने भेद बता दिया, पहले संधि के भेद 3 हो गए, स्वर व्यंजन विसर्ग, फिर स्वर संधि के 5 भेद हो गए, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। आज हमने दीर्घ संधि पढ़ा है, अगले क्लास में फिर इसका अगले भेदों को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।